हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं जो कि हमारा है नौका विहार। आप ये जानते हैं कि ये किस चैप्टर का होगा। ये हमारा है चैप्टर नंबर 4। किसका है? चैप्टर नंबर 4 का है। और ये हमारा है क्लास 12 का। किसका है? क्लास 12 का। ये देखिए इस चैप्टर नंबर जो 4 है इसमें सिर्फ नौका विहार बस नहीं है, इसमें हमारा परिवर्तन और बाबू के प्रति भी है। ये दोनों हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ नौका विहार के बारे में जानेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ नौका विहार बताएंगे। और यहाँ पे हम इसके संदर्भ, प्रश्न, व्याख्या ये तीनों जानेंगे। तो चलिए हम इसे एक एक वाक्यांश के द्वारा आपको समझाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 4 का है। किसका है? यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का है। और ये नौका विहार, परिवर्तन और बाबू के प्रति, ये तीनों यहाँ पे है। लेकिन ये किसके द्वारा कवि हैं कि कौन है? वो सुमित्रानंद पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंद पंत। हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे किसके बारे में? नौका विहार, जो हम आपको पहले ही बता चुकी हैं। ये देखिए ये हमारा है पहला पद्यांश, नौका विहार। क्या है? ये हमारा पहला है नौका विहार। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना रहता है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। ये तीनों आपको यहाँ पे लिखना रहता है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। हम सबसे पहले आपको बताएंगे संदर्भ। संदर्भ क्या होता है ये हम जानेंगे। इसे हम किस प्रकार लिखते हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसकी प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कवि होती हैं या लेखक होती हैं और ये किस चैप्टर का है ये हमें ज्ञात होना आवश्यक है। तो आपको पता है कि ये सुमित्रानंद पंत द्वारा कवि जो इसके हैं वो कौन है? सुमित्रानंद पंत हैं। और जो यहाँ पे शीर्षक है वो क्या है? नौका विहार। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक कविता से क्या है? उद्धृत है, लिया गया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड हमारा क्या है? प्रसंग है। तो देखिए हम प्रसंग यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि प्रसंग इसे किस प्रकार लिखती हैं। तो देखिए प्रसंग मतलब क्या होगा कि इसका जो एकदम संक्षिप्त रूप होगा वही हमारा प्रसंग होगा, क्योंकि जो प्रसंग होता है उसे हम 3-4 लाइन में लिखते हैं और जो व्याख्या होता है उसे हम टोटल बढ़ा चढ़ा के जो भी इसकी व्याख्या होगी उसे लिखते हैं। तो व्याख्या प्रसंग की कितना नहीं लिखेंगे, मतलब तो प्रसंग हम क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसका हमें संक्षिप्त रूप भी मालूम चल जाए और हमारा प्रसंग भी हो जाए। जो टीचर होते हैं वो संदर्भ प्रसंग ही आपका देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रसंग की बात करें तो लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश में कवि पंत जी ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। चांदनी की रात मतलब रात में उन्होंने बताया है कि नौका विहार का उन्होंने क्या किया है? वहाँ पे चित्रण किया है। इसमें कवि ने गंगा की कल्पना नायिका के रूप में की है। जो गंगा है वो उसकी कल्पना इन्होंने किसके रूप में की है? उनकी कल्पना वो नायिका के रूप में की है। चलिए हम इसकी व्याख्या के जरिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से इनका परिवर्तन करके बनाया गया है। तो देखिए पहला यहाँ पे है, शांत सिंध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सस्या पर दुध धवल तंगवंती गंगा ग्रीष्म विरल। यहाँ पे हम एक एक लाइन करके आपको व्याख्या समझाते हैं जिससे आपके टोटल समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात इसका मतलब जानना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्निग्धता का मतलब क्या होता है? तरल। क्या होता है? स्निग्ध का मतलब होता है तरल। अधिक अगर इसकी हम व्याख्या करें तो कवि कहते हैं कि चारों ओर शांत तरल एवं उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। देखिए शांत सिद्ध ज्योत्स्ना उज्जवल, चारों ओर क्या है? उनके चारों ओर शांत तरल एवं उज्जवल चांदनी क्या है? छिटकी हुई है, मतलब फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सस्या पर दुध धवल तवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। आगे वो कहती हैं कि आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रही है। आकाश जो है वो टकटकी लगाए मतलब बांधे पृथ्वी को क्या कर रही है? देख रही है। पृथ्वी अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित है। जो पृथ्वी है वो क्या है? अत्यधिक शांत एवं सत्य रहित है।
यहाँ पे आपको दिखाई देगा उज्जवल का मतलब होता है सफ़ेद। उज्जवल का मतलब यहाँ पे क्या है, सफ़ेद है। तो वही कहते हैं कि जो आकाश है वो क्या है, वो आकाश पृथ्वी को देख रही है। और जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी दिखाई दे रही है, अत्यधिक शांत एवं सत्व रहित है। आगे का हम देखते हैं क्या है, ऐसे मनोहरक, देखिए आप लिखा है सयग सस्या पर दुग्ध धवल तंगनी ग्रीष्म ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांता निश्चय। ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में क्षीर धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती ऐसी प्रतीक हो रही है, मानो कोई हरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई एवं शांत लेटी हुई है। यहाँ पे उन्हें ऐसे मतलब इस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया है। उनकी देखिए वर्णन ना मतलब अंदर जाकर उन्होंने वर्णन क्या किया है, मतलब उसका मतलब करने का, ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में, ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में क्षीर धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती ऐसी प्रतीक हो रही है, मानो कोई छरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई एवं शांत लेटी हुई है। इसका यहाँ पे व्याख्या इस प्रकार का होगा। अब हम अगर आगे देखें तो उन्होंने देखा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, तापस बाल गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु मृदु करतल लहरी उर्पर कोमल कुंदल गौरी अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। अब देखिए गंगा के जल में क्या है, देखिए तापस बाला गंगा निर्मल, गंगा के जल में चंद्रमा का जो बिंब है, जो प्रतिबिंब है, वो क्या हो रहा है, वो झलक रहा है। गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है, जो ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी, देखिए जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्र मुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई है। ऐसा देखिए यहाँ पे लिखा है तापस बाल गंगा निर्मल शशि मुख के दिव्य मृदु करता, मतलब ऐसा वहाँ पे प्रतीक हो रहा है जैसे खुद गंगा ही अपनी हाथों से ऊपर क्या है, ऐसे लेटी हुई है हाथ पे रखकर, और छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्थल पर ऐसे प्रतीक होती हैं मानो वे लहराते हुए कोमल केस हैं। वो कैसी मान चलते हैं कि उसके लहराते हुए कोमल केस हैं। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती हैं तो वह ऐसी प्रतीत होती हैं मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरो गोरो अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला अंचल लहराता है। देखिए चंचल अंचल सा नीलांबर, क्या है, चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सुकड़न सी पर शशि की रेशमी विभा से, अब देखिए सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो कहने का उनका मतलब यही है, उनके रूप का वर्णन ऐसे वो कहते हैं जैसे कोई सुंदर स्त्री है। तारों जड़ा उसका जो नीला आंचल लहरा रहा है, उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसे प्रतीक होती हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हैं। अब यहाँ पे अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो जो हमारा भाषा है वो क्या है, यहाँ पे हमारी खड़ी बोली है, और रस जो यहाँ पे है वो शांत रस है। अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब आगे किसी प्रकार देखते हैं, ये हमारा है दूसरा पद्यांश। इसमें क्या लिखा गया है, चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर सकता सिकता सी संस्मित सिपि पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पालो चढ़ी उठा लंगर। यहाँ पे आगे भी इसी प्रकार देखते हैं, इसके आगे और भी है। तो सबसे पहले हम आपको अगर संदर्भ की बताएं तो संदर्भ तो सेम रहने वाला है, जो आप हम पहले वाले में बताए हैं वही यहाँ पे उसका संदर्भ होगा, क्योंकि जो कवि हैं वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे शीर्षक चेंज हो रहा है, इसलिए हमारे जो यहाँ पे संदर्भ होगा वो पहले वाला ही होगा। आप सब उसे एक बार इसे देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रसंग की, क्या बात करते हैं यहाँ पे, प्रसंग इसका क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश में चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का मनोहर चित्रण किया गया है। इस समय भी आपको क्या बताया है, नौका विहार का जो मनोहर चित्रण किया गया है चांदनी रात में, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, ये यहाँ पे इसका प्रसंग होगा। अब हम व्याख्या के जरिए आपको बताएंगे किस प्रकार का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सस्वर सिकता सी समित सिपि पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। कवि पंत जी कहते हैं कि वे चांदनी रात, क्या कहते हैं कि वे चांदनी रात
देखिए चाँदनी रात का प्रथम प्रहर, कहते हैं कवि कि वे चाँदनी रात के प्रथम प्रहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर, कैसी एक छोटी सी नाव लेकर हम क्या किए हैं, लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाती हैं। गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो कहते हैं कि मानो खुली कर रही, मतलब जैसे वहाँ पे उन्हें इस प्रकार प्रतीक हो रहा है कि मानो खुली जो पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी वहाँ पे क्या करिए भ्रमण कर रही है। देखिए चांदनी रात का प्रथम पहला प्रहर था चांदनी रात का। हम चले नाव लेकर सस्वर, हम क्या ये छोटी सी शीघ्र में एक नाव लेकर चले, सस्वर मतलब होता है शीघ्र में। अब देखिए आगे, सिकता सी सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, और वो कहते हैं कि इसका मतलब आप समझिए, वो वहाँ पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो उन्हें ऐसा लगता है कि गंगा का तट है वो रम्य लग रहा है, मतलब मानो खुली पड़ी रेतीली जो सीपी है चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही हो, ऐसा प्रतीक होता है। लो पालो चढ़ी उठा लंगर, आगे देखिए पे क्या है, लंगर का अर्थ होता है नाव को रोके रखने हेतु लोहे का बना भारी कांटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। आप कभी देखे होंगे, अगर किसी मतलब कभी आप नाव में अगर भ्रमण किए होंगे, गए होंगे नाव में, तो आपने देखे होंगे जो मतलब किनारे उनके पास एक लंबा सा होता है जो लोहा के होता है, वो काटी रुमा होता है, उसे हम नाव को रो देते हैं कि नाव वहाँ से भागे, मतलब तट के किनारे ऐसे बांध देते हैं। तो आप देखे होंगे अगर वहाँ पे गए होंगे। तो वही यहाँ पे कवि भी कहता है, कवि क्या कहता है कि देखिए कि वो कहता है कि ऐसे सुंदर वातावरण में, वो क्या कहते हैं, ऐसे सुंदर वातावरण में मतलब गंगा में खड़े नाव के पालों नौका विहार के ऊपर चढ़ गई। आगे से हम बताते हैं इसके लिए, और उन्होंने अपना लंगर उठा लिए। कहने का अभिप्राय यह है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से खुली हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी धीमी धीमी गति से छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। ये इसका यहाँ पे अर्थ होगा। अब आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी था, बिंद बिंद मंथर लघु हंसनी सी सुंदर तीर रही खोल पालों के पर, निश्चय जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रचत पुलिन निर्भर, डुरहरे ऊंचे लगते क्षण भर। गंगा का जल शांत एवं निश्चल है, कहते हैं गंगा का जल जो है वो क्या है, शांत एवं निश्चल है, जो दर्पण के समान शोभामान है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दोगुने परिणाम में प्रकट हो रहा है। कहते हैं यहाँ पे क्या है कि गंगा का जल शांत एवं निश्चल है, जो दर्पण के समान शोभामान है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंब होकर दोगुने परिणाम में प्रकट हो रहा है। आगे देखिए, कालांकर का राजभवन सोया जल में निश्चय प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न संग। गंगा तट पर शोभित कालांकासा जो यहाँ पे देखिए काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चित होकर सो रहा है। मतलब आप कभी जो गंगा जल के कोई भी पानी के किनारे अगर कोई बिल्डिंग बनी होगी तो जो इसकी परछाई होती है वो गंगा जल पे ऐसे पड़ती है। मतलब गंगा नहीं, कहीं भी आप हो तो आप देखे होंगे जो उसकी परछाई होती है, आपको ऐसा मतलब अगर पानी में आप देखें तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो खुद ऐसे करके लेटा हुआ है, उसमें खुद वो गिरा हुआ है, तो ये ऐसा मालूम चलता है। तो वही से लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि गंगा तट पर शोभित कालंकासर के राजभवन पर प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो राजभवन है वो गंगा जल रूपी सैया पे क्या हो, निश्चय रूप से सोया हो। उसकी झुकी पलकों एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। अब हम यहाँ पे अगर इसकी काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो जो रस होगा वो क्या है, शांत रस है, भाषा खड़ी बोली है और अलंकार जो है अनुप्रास है। अब हम आगे इसी प्रकार बात करते हैं कि नौका से उठती जल हिलोर, ये हमारा तीसरा पद्यांश है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों के निश्चल कुछ जो खोज रहे हैं जल तारक दल। अब आगे अगर हम यहाँ पे सीधे आपको प्रसंग बात करते हैं, प्रसंग क्या होगा यहाँ पे, प्रसंग जो आप लिखेंगे वो प्रसंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में नौका विहार करने के दौरान गंगा की अपूर्व छटा
का वर्णन किया गया है। यहाँ पे गंगा की अपूर्व छटा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। तो आइए इसे हम व्याख्या के जरिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे वर्णन मिलेगा आपको। तो सबसे पहला लाइन यहाँ पे लेते हैं, नौका से उठती जल हिलोर। अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जल हिलोर का मतलब क्या होता है। जल हिलोर का मतलब होता है पानी की लहर। क्या होता है, पानी की लहर। आप सब लिखते भी जाइए। गंगा में नौका विहार करते हुए कवि पंत जी कहते हैं, गंगा में नौका विहार करते हुए कवि पंत जी क्या कहते हैं कि नौका चलने के कारण जल में तरंगे उठती हैं। जब वो नौका चलती है तो जल में क्या होता है, तरंगे उठती हैं। वही आप लिखा है, हिल पड़ते नभ की ओर छोर। हिल पड़ते नभ की ओर छोर। नभ तो जानते हैं, नभ क्या होता है, आकाश। नभ को हम क्या कहते हैं, आकाश कहते हैं। जिससे जल में प्रतिबिंब आकाश की छोर से उस छोर तक हिलता हुआ इसका प्रतीक हो रहा है। मतलब आप देखते होंगे, अगर ये हमारा समझ लीजिए ये गंगा है, मान लीजिए ये इतना छोटा सा, बहुत छोटा नहीं है, गंगा तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है, गंगा है। अब आप कोई पत्थर अगर इसमें फेंकते हैं, ऐसा कोई कंकड़ यहाँ पे फेंक देते हैं, तो ये कंकड़ क्या होता है, जब पानी में गिरता है तो चारों तरफ से ऐसे उसमें क्या होती हैं, लहरें आपको दिखाई देगा कि वो अंत तक आती हैं। मतलब ऐसे करके वो अंत तक आती हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जल में प्रतिबिंब आकाश की छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीक होता है। उस छोर तक हिलता सा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतीक हो रहा है। अब आगे देखिए, विस्फारित नयनों से निश्चय कुछ खोज रहे हैं चल तारक दल। अब देखिए अभी विस्फारित क्या होता है, विस्फारित मतलब होता है खुले हुए या विस्तृत है। तो वो कहते हैं कि जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा आभास होता है मानो तारों का दल जल के अंदर भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा है। मतलब कहने का देखिए क्या है कि विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे हैं जल तारक जल जो तित कर नभ का अंतस्थल। कहते हैं कि वहाँ पे जो मतलब इस प्रकार से हमें मालूम चल रहा है कि मतलब जो जल में पड़ती तारों की जो परछाई है को देखकर ऐसा आभास होता है कि मानो तारों का जो दल है, तारों का जो समूह है, वो जल के अंदर भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, ऐसा हमें प्रतीक हो रहा है। गंगा में रह रहकर उठने वाली जो चंचल लहरें हैं, अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपकों को छिपाकर प्रतिक्षण लुकती झुकती हुई सी प्रतीक होती हैं। देखिए पे लिखा है, जिनके लघु दीपों का चंचल अंचल की ओर किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल। जिसमें देखिए वो आगे कहते हैं कि यहाँ से देखिए आप सब अर्थ है कि जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। अब देखिए यहाँ पे चंचल अंचल आप मतलब इसका समझ रहे होंगे, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलेगा कि गंगा में रह रहकर उठने वाले जो चंचल लहरें भी अपनी आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपकों को छिपाकर प्रतिक्षण लुकती छुपती हुई सी प्रतीक होती हैं। कैसे ऐसे जैसे वो छिप रही हैं, लुका छिपी आप खेले होंगे बचपन में, तो वैसा वो प्रतीक हो रही हैं, वहाँ लेखक ऐसे मतलब बताते हैं। फिर देखिए आगे क्या है, सामने शुक्र की छवि झलमल फैलती परिसी जल में कल रूप हरे कचों में हो ओझल लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का ससनीज। यहाँ पे देखिए तिरिया के मुख है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब सबसे पहले हम बता दें आपको क्या होगा कि वो मतलब वही पास में शुक्र तारे आप देखे होंगे, तो वही कहते हैं कि वही पास में शुक्र तारे के झिलझिलाती परछाई जल में किसी सुंदर सी परी की तरह तैरती हुई दिख रही हैं। मतलब इतना उनका वर्णन किया गया है उन तारों का उस पानी में कि वो कैसे मालूम चल रही हैं, उसका तात्पर्य आप देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पे इसे बताया गया है कि कहते हैं कि जो शुक्र तारे झिलझिलाती हुई परछाई जल में ऐसा मतलब इतना सुंदर परी की तरह ऐसा प्रतीक हो रहा है, तैर रही है, जैसे क्या है परी कोई तैर रही हो दिखाई दे रही है। श्वेत चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझल होने का दृश्य इतना मनोरम है कि कवि को चांदनी से चमकते सुंदर केशों में परी के छिप जाने पर आभास होता है। ऐसा लगता है कि मानो जो परछाई है वो परी के छिप जाने का आभास कराता हो। अब देखिए लहरों के घूंघूट जल में प्रतिबिंब दसवीं का चांद का तिरछा मुख
अभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है। आप जानते होंगे 10 में जैसे 15-30 दिन का मतलब महीना होता है, अगर देखा जाए तो 15-15 दिन का होता है। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो 10वां दिन हुआ है उसका। तो कहते हैं कि जो जल में प्रतिबिंब दशमी का चाँद, क्या कहते हैं, जल में प्रतिबिंब दशमी का चाँद का तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार हो उठता है। उसे देख कवि को ऐसी प्रतीक होती है मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती है तो कभी उसे बाहर करती है। ऐसा मालूम हो रहा है कि कभी जो उसका मतलब कहने का यहाँ पे देखिए तात्पर्य क्या है, उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर, अपने ही रूप यौवन से क्या होती है, मुग्ध होकर नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छिपाती है तो कभी अब उसे बाहर करती है। अब यहाँ पे इसका हम काव्य का सौंदर्य की बात करें तो जो हमारा यहाँ पे रस है वो कैसा है, वो हमारा यहाँ पे शांत रस है। क्या है, शांत रस है। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि अलंकार कौन सा है तो वो हमारा है उपमा अलंकार। कौन सा है, उपमा अलंकार यहाँ पे होगा। भाषा तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे चौथा पद ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, जब पहुँची चपला बीच धार। क्या है, जब पहुँची चपला बीच धार, फिर आगे है छिप गया चांदनी का कगार। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग का क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार करते हुए दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम चित्रण यहाँ पे किया गया है। दोनों जो तट है किनारे किनारे के, उसके बारे में यहाँ पे अब बताया गया है। तो आइए हम इसे व्याख्या के जरिए आपको बताते हैं। जब पहुँची चपला बीच धार। अब आप देखिए चपला का अर्थ क्या होगा। बड़े लोग सोचेंगे, बहुत लोग यहाँ पे जान रहे होंगे चपला मतलब चप्पल, ऐसा कुछ नहीं है। चपला मतलब है यहाँ पे नाव। क्या है, नाव। नाव को यहाँ पे क्या कहा गया है, चपला। तो आप चप्पल मत समझिएगा, नाव है। क्या है, नाव। अब देखिए यहाँ पे जो कगार है इसका मतलब होता है किनारा। कगार का मतलब क्या होता है, किनारा। तो हमें अगर इसकी व्याख्या करें तो कवि नाव जब गंगा के मध्य धार में पहुंचती है, जो कवि की नाव है वो गंगा के बीचों बीच में जब वो पहुंचती है तो वहाँ से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीली तट अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। वो क्या यहाँ पे कर रहे हैं कवि कि जब जैसे वो बीच में, जैसे ये हमारा क्या है, ये मानते हैं ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा पानी है, गंगा है, और बीचों बीच में क्या है, जब उनकी नाव ऐसे, ये इनकी नाव है, नाव जब उनकी पहुंचती है तो ये दूर से जो रेतीला ये सब है ना, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो यही बात कहती हैं कि नाव जब गंगा के मध्य तक धार में पहुंचती है तो वहाँ से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दो बाहों से दुरस्त तीर धार का यहाँ पे क्या है, धार का कृष्ण कोमल शरीर। कभी को दूर से दिखते दोनों किनारों ऐसे प्रतीक होते हैं, कभी क्योंकि दूर है ये उसका है तो कभी यहाँ पे है, तो ये जो किनारों से वो दिखते कहते हैं कि जो कवि कहते हैं यहाँ पे कि दूर से दिखते दोनों किनारे ऐसे प्रतीक हो रहे हैं मानो जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों। वो ऐसा लग रहा है मानो जो गंगा की धारा है उसे नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहती हों, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हैं। देखिए, दोनों बाहों से दुरस्त तीरधारा का किस कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। वो क्या करना चाहते हैं, गंगा पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया है। दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देख ऐसा लगता है। आगे वह कहते हैं कि दूर क्षितिज, देखिए अभी लिखा है अति दूर क्षितिज पर विटक माल लगती हूँ रेखा किसी अराल। कहते हैं कि दूर क्षितिज जो मतलब दूर से जो वृक्ष है क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे नीले आकाश के, कैसा लगता है मानो वह नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भवें हैं और धरती को एकटक निहार रही हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है, माँ के उस पर उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रभाव को कर प्रदीप। कभी आगे कहते हैं कि वहाँ पास की द्वीप है,
वहाँ पास ही एक क्या है, द्वीप है जो लहरों के प्रभाव को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देख ऐसा प्रतीक होता है, ऐसा आभास होता है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा हो। ऐसा वहाँ पे उन कहते हैं कि ऐसा मालूम चलता है उस चीज़ को देखकर उनको ऐसा आभास हो रहा है कि जैसा ये कोई बच्चा होता है अपने माँ के वो क्या माँ के वक्ष पर सोकर सोया हुआ हो, ऐसा उन्हें मालूम चलता है। वही गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कर भी सोचने लगे, देखिए वह कौन है विहग, क्या विवक कोक उड़ता कर हन्य विजते। कहते हैं कि मतलब जो पक्षी है वो मतलब गंगा के ऊपर से उड़ रही है, उड़ते देखो कभी को ऐसा मासूम मतलब मालूम होता है। ऐसे वो सोचते हैं कि कहीं यह चकवा तो नहीं है जो ब्रह्मवश जल में अपनी ही छाया को चकती समझ उसे पाने की चाह के लिए विरह वेदना को निपटाने हेतु व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा है। देखिए छाया को कोकी का विलोप आपने देखा होगा, एक आपने कहानी बचपन में पढ़ी होगी कि एक बंदर होते हैं, 3-4 बंदर होते हैं, चांदनी की रात होती है तो वो पेड़ पर से ऐसे बैठे रहते हैं तो देखते हैं उनका कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो क्या करता है पानी में देखता है कि चंद्रमा नीचे गिर गई है। तो सोचते हैं सब बंदर कि वो क्या है कि चंद्रमा नीचे गिर गई है, अब इसे निकाला कैसे जाए, चंद्रमा तो कुआं में गिर गई है, अब हमें प्रकाश कौन देगा। उसका जानते हैं वो चंद्रमा गिरा नहीं रहता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब वहाँ पानी में पड़ता है, जैसे लगता है कि चंद्रमा ही नीचे है, तो उन्हें लगता है कि चंद्रमा नीचे गिर गई है तो हमें प्रकाश कौन देगा अगर ये डूब जाएगी। तो क्या करते हैं सब लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग इसे बाहर निकालेंगे। तो ऐसे करके मतलब पेड़ से ऐसे लटकते हैं, ये अगर पेड़ है तो यहाँ से ऐसे लटकते हैं इस कुएँ में, तो एक बार सभी लोग यहाँ पे गिर जाते हैं क्योंकि अगर वहाँ पे तो चंद्रमा होती तब ना, तो वहाँ पे चंद्रमा तो थी नहीं, उसका वो प्रतिबिंब था। तो ये कहानी आपने सुना ही होगा। तो वैसे यहाँ पे सेम वही कहानी यहाँ पे लागू हो रही है, बस थोड़े से भावार्थ उसके अलग हैं जिन्हें आप सब कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। कहते हैं कि चकवी समझ उसे पाने की चाह के लिए विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा है। अगर इसका हम काव्य का संदर्भ बताएं तो यहाँ पे जो रस है वो श्रृंगार रस है और जो भाषा है वो खड़ी बोली है और अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ अगर हम आगे देखिए 5वां पद्यांश हमारा क्या कहता है कि पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार, धारों के चल करतल प्रसार, भर भर मुक्ता फल केन सफार, विखराती जल में तार हार। अगर इसके यहाँ पे सबसे पहले प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने नौका विहार के दौरान गंगा जल में प्रतिबिंब रूप में पड़ने वाले चंद्रमा और तारों के नृत्य का वर्णन किया है। मतलब उन्होंने क्या बताया है कि गंगा जल में जो प्रतिबिंब पड़ रहे हैं उसके चंद्रमा और तारों के नृत्य का वर्णन किया है कि चंद्रमा और तारे उसमें डांस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो इसे हम व्याख्या के जरिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से उसमें डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशा भी कभी देख जाइएगा और देखिएगा कि वो कैसे वहाँ पे डांस करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि बीच धार में पहुँचने पे क्या है, पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। बीच धार में पहुँचने पर अथाह जल होने के कारण, पूरा जल बहुत अधिक होता है बीच में, तो वही कहते हैं कि बीच धार में पहुँचने पर अथाह जल होने के कारण नाव के भार में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है। आप देखते हैं कि बीच में पहुंचने पे नाव हिलने लगती है, मतलब गिरने का डर होता है। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि जो उसका भार था उसमें स्वाभाविक रूप से कमी आ जा रही है। इसी आधार पे पंडित जी कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची और इसका भार अत्यधिक कम हो गया, तब मैंने पतवारों को घुमा कर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ लिया। तो आप पतवारा यहाँ पे समझते होंगे, पतवारा क्या है जो आप जानते हैं। जब कहते हैं कि मेरी नाव जब बीच में पहुँचती है, जब ये नदी है इसके बीच में पहुँचती है तो वहाँ पे उसका भार क्या हो गया, कम हो गया, जिससे वो उनका भार कम होने के नाते वो क्या करती हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुँची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया, तब मैंने पतवारों को घुमा कर नाव को धारा के क्या किया, विपरीत किया। डांडों के जल कतरत प्रसार, भर भर मुक्ता फल केन सफा। आगे कहते हैं पतवारों के चलने से जल में काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न हो रहा था।
तो इससे इस दृश्य को देखकर ऐसा कवि को ऐसा आभास होता है जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारों रूपी मालों को तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहा हो। ऐसा मालूम चलता, देखिए यहाँ पे बिखरते जल में तार हार मुक्ता फल फेन सफा। फेन मतलब होता है झाग, फेन का मतलब क्या होता है झाग, ये झाग का इंग्लिश वर्ड भी है तो आप समझते होंगे। तो वो कहने का तात्पर्य क्या है कि मतलब जब उनकी नाव गिरने लगी तो वो सीधे उसके विपरीत दिशा में आ जाते हैं, ले लेते हैं और चलते हैं फिर वहाँ से। तो कहते हैं कि जो इससे पतवार से जो झाग उत्पन्न हो रहे थे वो मानो ऐसा लग रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जो अपनी मतलब पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारों रूपी माला को तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहा हो। आगे देखिए, चांदी के सापों सी रमल नाचती रश्मियाँ जल में जल। पतवारों के चलने के कारण नदी के साथ जल में उठने वाली लहरें चांदी के सापों की सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीक हो रही हैं। चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हैं कि दिख रही हैं कि जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधे रेखाएं खींची गई हों। देखिएगा, चांदी के सापों रमल नाचती रस्सियाँ, क्या यहाँ पे चांदी की सापों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल रेखाओं से चित्र खिंच तरल सरल। यहाँ पे देखिए क्या है, पतवारों के चलने के कारण नदी के साथ जल में उठने वाली लहरें चांदी के सापों से चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हैं हुई दिख रही हैं कि जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खींची गई हों। अब देखिए, लहरों की ललिताओं में खिले सौ सौ सिंह शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या होगा, एक साथ उठती बहुत सी लहरें, एक साथ उठती बहुत सी लहरें, एक ही चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा और एक एक तारा सौ सौ तारे बनकर झिलझिला रहे हैं। उन्हें देख ऐसा आभास होता है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरें रूपी लताएं फल फूल रही हैं। अब देखिए आगे क्या है, अब उथला सरिता का प्रभाव लगे से ले सहज किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लगे से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। तो ये इसका यहाँ पे व्याख्या है। काफ़ी डीप में हम आपको समझा रहे हैं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बस इसकी व्याख्या नहीं, बस हम आपको फील भी यहाँ पे करा रहे हैं कि किस प्रकार से मतलब आप महसूस कर सकते हैं इस बात को। ये भी यहाँ पे हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे काव्य का सुंदर में बताएं तो रस जो है वो शांत रस है और अलंकार जो हमारा रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पे? रूपक अलंकार है। छंद हमारा देखा जाए तो स्वच्छंद है और गुण देखा जाए तो प्रसाद है। ये देखिए, ये हमारा छठवां पद्यांश है जो कि हमारे नौका विहार का आखिरी पद्यांश है और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से ध्यानपूर्वक सोचिएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको बस व्याख्या करके इसे समझाने नहीं चाहते हैं, हम बस आपको इस चीज़ को फील कराना चाहते हैं कि कैसे आप महसूस कर सकते हैं। समझिए अपने आप को कि मैं उस नदी में हूँ, जैसे लेखक बता रहा है अपने आप को, सेम वैसे आप सोचिए कि मैं उस जगह पे हूँ और ऐसा मुझे लग रहा है। दुनिया क्या है ये आपसे कोई मतलब नहीं है, बस आप इस चीज़ को दिल से सोचिए, तभी आपको ये समझ में आएगा और इसका व्याख्या आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं, आसान से मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। अब देखिए, आपने भी अनुभव किया तो इसका वर्णन किस प्रकार करेंगे ये आपको बताना है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर देखा जाए इसका प्रसंग आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके आगे की व्याख्या की। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उड़ की आलोकित सत्य विचार, इस धारा सा से जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम। कवि प्रस्तुत पद्यांश। अब देखिए, आलोकित मतलब प्रकाशित होता है, सत मतलब सौ होता है, ये आप जानते हैं। आलोकित मतलब क्या होता है? प्रकाशित होता है। और सत मतलब क्या होता है? यहाँ पे सौ होता है। सत मतलब क्या होता है? यहाँ पे सौ होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका व्याख्या अगर प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठती हैं। ऐसा लगता है मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। ऐसा उन्हें लगता है कि देखिए इस जो मतलब इसका जो क्रम है, इसके बढ़ने का जो क्रम है, ये हमारे जीवन से उन्होंने बताया है कि संसार के जैसे क्रम बढ़ता है वैसे उन्हें इस प्रकार लगता है।
अब आगे का से देखिए यहाँ पे, तो क्या है, इस धारा से जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत है, संगम शाश्वत, नभ का नीला प्रकाश शाश्वत, शशि का यह रजत समान शाश्वत, लघु लहरों का विलास। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, आगे बह चुके जल का स्थान पीछे जल से लेता है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। जीवन का क्रम धारा के क्रम की तरह कभी न टूटने वाला क्रम है। कहते हैं जो हमारा जीवन का ये गति है वो क्या है, शाश्वत है। ये जीवन का जो क्रम है ये धारा के समान कभी न टूटने वाला ये क्रम है। आगे कहते हैं पंत जी कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, शाश्वत है, नभ का नीला विकास। जो आकाश का यह विस्तार है वो क्या है, शाश्वत है। शाश्वत मतलब क्या समझते हैं आप, शाश्वत मतलब होता है अमर। वो क्या है, अमर। आकाश का मतलब, कभी आपने अच्छा देखा है कि आकाश की कभी मृत्यु होगी, मतलब इंसान का मृत्यु आपने देखा है, तो आकाश का मृत्यु तो मतलब कहेंगे कि आप कैसे पागलों की बात कर रही हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वही वो यहाँ पे कहते हैं कवि जी कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है। देखिए शाश्वत है नीला का, शाश्वत है शशि का यह रजत, हास मतलब हंसी होता है, शाश्वत लघु लहरों का विलास है। आगे कहती हैं कि अगर देखा जाए लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। कवि कहता है कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। कवि कहती है कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी है शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता है। ऐसा उन्हें लगता है कि उसे क्या कर रहा है, यहाँ पे अमृत प्रदान करता है। अब यहाँ पे अगर हम काव्य का सौंदर्य की बात करें तो रस हमारा शांत रस है, भाषा हमारी संस्कृत निष्ठ है और छंद हमारा स्वच्छंद है, और जो अलंकार यहाँ पे है वो हमारा उपमा अलंकार है। आई होप आपको हम जो भी यहाँ पे इसकी व्याख्या बताए हैं वो समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो इसके आगे है परिवर्तन, ये इसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 4। तो हम पार्ट 2 में परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब परिवर्तन की जो व्याख्या है वो हम आपको बताएंगे। जिसके लिए अगर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।